स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के विचार विमर्श में हम बात करने वाले हैं उस खेती के बारे में जिसे हम पारंपरिक तौर पर करते आ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 70 के दशक के बाद हरित क्रांति जैसी आई, उसके साथ साथ रसायनों के लालच में प्राकृतिक खेती को कहीं ना कहीं भूल गए और अंधाधुंध रसायनों का इस्तेमाल किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार नीचे जाती जा रही है और जो उत्पाद है वो भी कहीं ना कहीं जहरीला हो रहा है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने समझा है कि आज के समय की मांग है कि वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाएं और सरकार के दखल से भी हम देख रहे हैं कि लगातार इसका दायरा बढ़ रहा है और किसानों के रुझान को देखते हुए सरकार उनकी हैंड होल्डिंग भी कर रही है और टारगेट भी सेट किया है कि किस तरीके से सरकार ऐसी योजनाएं किसान तक पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा न सिर्फ किसान इससे जुड़े बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरे, जो उपज है उसमें भी बढ़ोतरी हो और पर्यावरण के अनुकूल भी हो। लेकिन कैसे करें प्राकृतिक और जैविक खेती का प्रबंधन, कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किससे जुड़ी हुई है और इस बजट में किन योजनाओं को शामिल किया गया है ताकि प्राकृतिक खेती को और सुगम किया जा सके और किसान इससे जुड़ सके, इससे लाभ ले सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। इन तमाम पहलुओं पर आज विचार विमर्श में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश जी आपका कार्यक्रम में और समझेंगे आपसे कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती क्या है, किस तरीके से भिन्न है और कैसे इसका प्रबंधन किया जाए और अच्छी उपज प्राप्त की जाए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अर्चना अनोखे जी हैं जो कि वैज्ञानिक है कीट विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से। आपसे भी समझेंगे कि कीट प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में क्या कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा जोशी हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं। आप भी पादप रोग विज्ञान संभाग से हैं और आप पूसा से जुड़ी हुई हैं। आपसे भी हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारी प्राकृतिक खेती है या फिर जैविक खेती है, पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे अच्छी किस्में इसमें अपनाई जा सकती हैं, क्या भिन्न किस्में होती हैं, इन तमाम बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे भूलते गए, रसायनों का इस्तेमाल करने लगे और इस रसायन से मिट्टी कितनी दूषित हो रही है। देखें तमाम आंकड़ों को समेटे हुए हमारी रिपोर्ट। हरित क्रांति के दौरान रसायनों के बेजा इस्तेमाल से जमीन की उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल प्रति हेक्टेयर 15 टन मिट्टी खराब हो रही है। ये वो मिट्टी है जिसमें फसल उत्पाद नहीं हो सकता। रसायनों के दुष्परिणाम को हम सभी अच्छे से जानते हैं। ये भूमि, जल, हवा और होने वाली उपज पर बुरा असर डालते ही हैं। साथ ही मनुष्य में कई नई बीमारियों को भी जन्म देते हैं। इसीलिए सरकार और किसान एक बार फिर प्राकृतिक व जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये खेती की वो विद्या है जो प्रकृति के अनुरूप काम करती है। इसमें पशु के गोबर, फसल अवशेष और गौमूत्र का बेहतर उपयोग कर बंजर जमीन को भी पोषित किया जा सकता है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिल सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र बनाए जाएंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में गोवर्धन योजना की सौगात दी गई है, जिससे बायोगैस और जैव खाद तो मिलेगी ही। बजट के तहत अगले 3 सालों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता भी देगी। फिलहाल अभी 17 से ज्यादा राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत लाए गए हैं। करीब 7.33 लाख किसानों ने इस क्षेत्र में पहल की है। किसानों में प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता आए, इसके लिए 23,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही 4 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को लागू किया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक खेती की बेहतर जानकारी के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पोर्टल naturalfarming.dac.gov.in लॉन्च किया है। इससे किसानों को बेहतर जानकारी मिल सकेगी। समय समय पर आयोजित मेलों और प्रदर्शनी के जरिए भी किसानों को हर छोटी से छोटी जानकारी दी जाती है। जैविक विधि से उगाई जाने वाली फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के तरीके अलग होते हैं। वहीं प्राकृतिक खेती से होने वाली उपज का बाजार में अच्छा दाम मिलता है। इतना ही नहीं, इनसे बनने वाले उत्पाद भी सामान्य उत्पाद की तुलना में बढ़िया कीमत में जाते हैं।
इस सकारात्मक सोच को और मजबूत करने के लिए सरकार कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अनुसंधान केंद्रों के समन्वय से प्राकृतिक और जैविक खेती, इनकी शिक्षा और उत्पादों के मूल्य वर्धन पर केंद्रित कार्यों पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हो सके। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से मिट्टी दूषित हो रही है, पर्यावरण हो, जल, भूमि, वायु, हर तरफ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और साथ ही अब सरकार किसानों को जागरूक कर रही है। किसान भी अपने स्तर पर ये महसूस कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती आज के समय की मांग है और अगर इसे अभी नहीं अपनाया या फिर राह से भटके तो दूरगामी प्रभाव काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, जिसका शायद अभी हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सके। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले सवाल किसान यही करते हैं कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जिसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसमें मोटे तौर पर क्या फ़र्क है? देखिए, जो जैविक खेती है इस तरह की खेती है जिसमें हम जो संश्लेषित या कृत्रिम रसायन होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, फर्टिलाइज़र, उर्वरक होते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते। ठीक इसी तरह से जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसमें भी ये जो रसायन है जो हमारी मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका प्राकृतिक खेती में प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोनों खेतियों में बहुत कुछ समानताएं हैं, हालांकि थोड़ी बहुत भिन्नता भी है। जैसे आपके जैविक खेती में मोटे तौर पे हम जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है वो विभिन्न स्रोतों से करते हैं। जैविक स्रोतों से आपकी हरी खाद हो गई, साथ ही साथ गोबर की खाद, गली सड़ी खाद। इसी तरीके से जो आपकी प्राकृतिक खेती है इसमें अन्य तरीके भी कुछ उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। तो मोटे तौर पे दोनों खेती में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यही फर्क है कि आपका एक में आपके पोषक तत्व जो है ऑर्गेनिक सोर्सेज से बहुत ज़्यादा मात्रा में डालते हैं और इसमें कम मात्रा में डाला जाता है। जी, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो किसान हमारे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का अपनाना चाहते हैं, क्या उन्हें किसी खास प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो वो रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ओवर द नाइट बिल्कुल वो बदल जाए, कि उनकी भूमि जो है बिल्कुल रसायन मुक्त हो जाए और सीधा वो जैविक या प्राकृतिक खेती पर आ जाए। तो क्या इसका कोई पैटर्न है, कोई मेथड है जिसे उन्हें फॉलो करना होता है? जी बिल्कुल। देखिए, बाजार में हम जब अपना सामान बेचते हैं तो जो उपभोक्ता होता है उसको कैसे यकीन आए कि ये जैविक विधि से या प्राकृतिक खेती से इस उत्पाद को पैदा किया गया है। तो इसके लिए भारत सरकार ने पहले से ही हमारी जो प्रमाणीकरण की योजना है वो शुरू कर दी है। यानी जो किसान भाई जैविक या प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं अब वो प्रमाणीकरण अपने फसल उत्पादन का, अपने उत्पादों का करवा सकते हैं। और प्रमाणीकरण की जो सबसे पहली शर्त है वो है रूपांतरण काल, जो कि मोटे तौर पे 3 साल का होता है। यानी 3 साल, जो शुरू के 3 साल होते हैं जब आप जैविक खेती शुरू करते हैं तो उसके जो उत्पाद आते हैं उनको जैविक उत्पाद नहीं माना जाता। और यही वो काल होता है जिसमें भूमि के अंदर जो हमारे जहरीले पदार्थ मौजूद होते हैं वो टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं और हमारी मृदा एक तरह से शुद्ध हो जाती है, या ये जो जहरीले रसायन हैं इनसे मुक्त हो जाती है। तो प्रमाणीकरण किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। जी, यानी कुल मिलाकर 3 साल का ये पूरा समय होता है जब आप विचार कर रहे हैं कि आपको जैविक खेती करनी है या प्राकृतिक खेती करनी, कुल मिलाकर रसायन खेती करनी है। तो अब से लेकर 3 साल का उस समय होता है, एक तरह का क्या है वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें आप अपनी मिट्टी में रसायन नहीं इस्तेमाल करते हो और वो धीरे धीरे रसायन मुक्त हो जाती है। अब मैं डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, दीक्षित जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम प्राकृतिक और जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो क्या इनका प्रबंधन या फिर इन्हें उगाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी भिन्न होती है जो हम रसायनों वाली खेती कर रहे हैं, जो लंबे समय से खेती कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब हम रोग प्रबंधन की खास तौर से बात करते हैं जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में, तो इसमें हम अलग प्रकार के विधियों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम रोग प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो जैविक खेती में हम जो विधियां प्रयोग में ला सकते हैं उसमें हम एक तो हम जो रोग रोधी किस्में हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं हमारे रोगों के नियंत्रण के लिए। इसके अलावा सस्य क्रियाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक भूमिका रहती है हमारी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में। फसल चक्र का अपनाना है, अंतर फसलें हैं और स्वस्थ बीज को हमें लेना चाहिए जैविक खेती में।
साथ ही जैविक खेती में रोग नियंत्रण के लिए हम कुछ पौधों के अर्क का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमारा लहसुन है, पोंगामिया है, यूकलिप्टस है। इनके अर्क को भी हम बीजोपचार या छिड़काव के तरीके से प्रयोग कर सकते हैं रोगों के प्रबंधन के लिए। साथ ही साथ जैविक नियंत्रक का भी प्रयोग करा जा सकता है, जैसे हमारे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, बैसिलस है। इन जैव नियंत्रकों का प्रयोग करके भी हम जैविक खेती में रोग नियंत्रण करा जा सकता है जी। और इसके अलावा जैविक खेती में खास तौर से यदि जो भी हमारी प्रमाणीकरण संस्थान हैं उनकी अनुमति के पश्चात हम कुछ केमिकल रसायन जैसे कि गंधक है या हमारा सिरका है, इनका भी प्रयोग रोग प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि रोग प्रबंधन के लिए जो जैविक तरीके हैं वही इसमें इस्तेमाल करना है, रसायनों का, कीटनाशकों का या फिर ऐसे कोई भी केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं जी बिल्कुल। आपकी फसल पर उचित प्रभाव नहीं डालेंगे और साथ ही वो जैविक खेती भी नहीं कहलाएगी। डॉक्टर अर्चना, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, अब कीट पर हम आ जाते हैं। अब जैविक और प्राकृतिक खेती में जो फसलों को कीटों से नुकसान होता है, क्या ये भिन्न होता है इसमें? क्योंकि हम सब कुछ जैविक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो कीट भी अलग होते हैं आमतौर पर जो हम अन्य फसलों में देखते हैं? मैडम, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो जैविक एंड प्राकृतिक खेती होती है उसमें मौसमी कीटों का आगमन होता है, जो कि नॉर्मल परंपरागत जो खेती होती है उसी तरह से ही होता है। जो मौसमी कीट होती है उनका आगमन होता है, जैसे कि आपकी सुंडी हो गई, हमारे अनाज होते हैं और हमारी दलहनी फसलें हो गई। तो जो सुंडी होती है तो हम इसका पहचान कैसे करेंगे? तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो उसकी मध्य की प्लांट की सिराएं होती हैं वो सूख जाती हैं, और जब इसकी लेटर अवस्था में जब इसका आगमन होता है तो इसमें जो प्लांट हैं उसमें छेद दिखाई देते हैं। तो और उसी प्रकार से हमारे जो रोएदार सुंडियाँ होती हैं, पत्ती को मोड़ने वाली सुंडियाँ होती हैं, तो ये सारे फसलों में आते हैं। और हमारी जो चूसक एक अलग प्रवृत्ति के कीड़े हैं, जो कि जिसकी शीर्ष शिशु और प्रौढ़ अवस्था होती है, वो रस को चूस कर पौधों को कमज़ोर बना देती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं और पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं और इस प्रकार से फलों में कमी आ जाती है। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि जो मौसमी कीट होते हैं उन्हीं का आगमन होता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि मौसमी कीट जो है उन्हीं का आगमन होता है, और देखिए जब मौसम के अनुसार या फिर जो प्राकृतिक तरीके से जो कीट होते हैं अगर वही होंगे तो उनका नियंत्रण करना भी आसान रहेगा, और वो भी आपको प्राकृतिक तरीके से ही करना है। डॉक्टर दिनेश, अब एक और महत्वपूर्ण मेरा सवाल आपके पास आ रहा है कि ये कहा जाता है कि अगर आप प्राकृतिक या जैविक खेती करना चाहते हैं तो ऐसे में पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि देसी गाय का गोबर हो और उसे भिन्न तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि पशुपालन नहीं करना चाहते, या तो डेयरी के तौर पर करते हैं या मांस के लिए करते हैं, खेती के साथ पशुपालन उतने बड़े स्तर पर नहीं करते हैं। तो इस समस्या का क्या समाधान है, इसके लिए क्या करें? जी बिल्कुल, बेहतर तो ये होगा कि आप पशुपालन करें। जैविक खेती वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल और वहाँ पे ज़्यादा सफलता मिलती है जहाँ इसे पशुपालन के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पशुपालन निश्चित तौर पे हमें पशुओं के उत्पाद यानी गोबर मिलता है, मूत्र मिलता है, और ख़ास करके गाय वगैरह अगर किसान रखते हैं तो उसका मूत्र काफ़ी उपयोगी पाया गया है। तो ये जो मल मूत्र है इसका प्रयोग हम अपनी खेती में आसानी से कर सकते हैं और बड़ा अच्छा होता है। अगर हम पशुपालन के साथ जैविक खेती को नहीं जोड़ते हैं तो उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आजकल जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, IFS मॉडल, यानी आपका जो समेकित कृषि प्रणाली है, किसान भाई जानते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं कृषि से संबंधित, उनको जोड़ा जाता है। इसमें चाहे मछली पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, बकरी पालन हो, कुक्कुट पालन हो, या कोई आपके लाइव स्टॉक हो, आपका गाय भैंस हो, तो वहाँ जैविक खेती करना और भी सुगम हो जाता है। और इस तरह से जो हमारे पशुपालन से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, जो भी हो, उनको भी हम ऑर्गेनिक करके बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारा सिस्टम हम ऑर्गेनिक या जैविक बना सकते हैं। तो इस तरह से बेहतर होगा कि आप पशुपालन को जैविक खेती के साथ जोड़ें। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कैसे पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही किसानों के लिए पशु जो है
हर विपरीत स्थिति में भी उनका एक सहारा भी होते हैं। और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दिनेश जी, अगला मेरा सवाल है कि जब हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके की फसलें हम ले रहे हैं और इसमें फसल चक्र की भी काफ़ी भूमिका होती है, तो क्या प्राकृतिक खेती में भी हम फसल चक्र अपनाते हैं या फिर उसमें सिर्फ एक ही फसल है उसे ही लेते रहते हैं? देखिए, खेती के बहुत सारे रूप हैं। समय के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से ये जो खेती के मॉडल हैं वो बदलते रहते हैं। कहीं पे किसान ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खेती होती है। कहीं पे बिल्कुल रसायनों का प्रयोग नहीं करते, कृत्रिम रसायनों का, वहाँ पे जैविक खेती होती है। एक बीच का रास्ता भी होता है जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं, ICM कहते हैं, यानी समेकित फसल प्रबंधन। तो अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग जगह पे उनका प्रयोग किया जाता है। और जैविक खेती में हमें ध्यान रखना होता है इसका। सॉरी टू सवाल क्या था इसमें, काट देते हैं इसको, दोबारा कोई बात नहीं सर। दोबारा सर वही आपने सवाल दिया, जैव विविधता और फसल चक्र को कितना महत्व। नहीं, जो ये पूछा था आपने, अभी पूछा था वही तो है फसल चक्र। क्या दोबारा पूछा? मैं फिर से पूछ लेती हूँ। पशु वाला हो गया दूसरा अभी जो पूछा, ये फसल चक्रों में चक्र कैसे अपनाते हैं, वही सर फसल चक्र वाला जो सवाल दिया आपने उसे मैं दूसरे वर्ड्स में कर लिया था। अच्छा, मैं फिर से पूछ लेती हूँ ना सवाल। अच्छा, ठीक है। वही मैं कंफ्यूज। कोई नहीं सर, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। दोबारा कर दो। हाँ। चलिए डॉक्टर दिनेश, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जब हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की बात करते हैं तो जैव विविधता और फसल चक्रों को अपनाना कितना महत्वपूर्ण होता है और इसको अपनाने की प्रक्रिया क्या है, क्या सही तरीका है? जी, जो जैविक खेती हो चाहे प्राकृतिक खेती हो, इनमें फसल चक्रों का विशेष महत्व होता है। फसल चक्र का अर्थ होता है, किसान भाइयों आप भी समझते हैं, कि फसलों को हेर फेर के बोना, लगातार एक तरह की फसलों को ना बोना। और फसल विविधीकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, फसल आपका चक्रों को अपनाना। दूसरा तरीका है आपका अंतर्वर्ती फसलन या सस्यन कहते हैं, यानी एक साथ आप 2-3 फसलों को ले सकते हैं। कई तरह के उनमें रो अरेंजमेंट आते हैं, आप उनकी पंक्तियों को अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो गेहूं की 10-12 पंक्ति लगा दी, 4-5 पंक्ति आपने सरसों की लगा दी, या आपने चने की 4-5 पंक्ति लगा दी, तो इस तरह से अंतर्वर्ती फसल हो जाती है। इसी तरीके से जो ज़्यादा दूरी पे फसलें लगती हैं, गन्ना है, कपास है, मक्का है, उनके बीच भी अंतर्वर्ती फसलें ली जा सकती हैं। तो इससे हमारा ऊपर का जो विविधीकरण है, ज़मीन के ऊपर का विविधीकरण होता है और उसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हम इस पे भी चर्चा करेंगे, आपको बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में। हमारे पास विशेषज्ञ जो बताएंगे कि जो ये फसल चक्र है या विविधीकरण, उससे रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन इनमें भी सहायता मिलती है। जी डॉक्टर दीक्षा, तो रोग प्रबंधन की बात कर लेते हैं। चलिए, अब प्राकृतिक और जैविक खेती में रोग प्रबंधन किस किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या इसमें फसल चक्र या जो विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं इसकी भी भूमिका रहती है? देखिए, जैसे मैंने भी पहले भी बताया कि जो हमें जैविक खेती या प्राकृतिक खेती है, इसमें रोग प्रबंधन की विधियां हमारी जो परंपरागत खेती होती है उससे भिन्न होती हैं। जैसे रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना है, स्वस्थ बीज लेना है, और हमारे कुछ पौधों के अर्क होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैव नियंत्रकों का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी विधियों से हम जैविक खेती में रोग नियंत्रण कर सकते हैं। खास तौर से जैसे डॉक्टर दिनेश ने भी अभी बताया कि सस्य क्रियाओं का जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में। तो जब हम उचित किसी भी क्षेत्र के लिए हम उचित फसल चक्र को अपनाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा रोग कारक है उसके फसल चक्र, उसके जो जीवन चक्र है उसको हम पूरा होने से रोक देते हैं, जिसके कारण जो हमारा रोग कारक है उसकी जो संख्या है उसकी कमी होती है और उसके फैलाव में भी कमी होती है, और उसका सीधा सीधा असर ये होता है कि हमारा जो रोग है वो भी कम आता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जब हमारे लगातार हम जैविक खेती में फसल चक्र अपनाते हैं तो हमारी जो जैव विविधता है वो भी बढ़ती है, और इसकी वजह से भी जो हमारे लाभकारी सूक्ष्म जीवी हैं वो मृदा में ज़्यादा पनपते हैं और वो भी हमारे रोग कारक को नष्ट करते हैं, और साथ ही हमारे पौधों की वृद्धि को भी बेहतर करते हैं, जिसके कारण जो भी हमारी फसल लगी होती है उसके पौधों की भी जो निहित उनकी प्रतिरोधी क्षमता होती है वो भी बेहतर हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं कि जैसे जो एक सफ़ेद सड़न रोग आता है जो कई फसलों में आता है, हमारी कई सब्जी फसलें हैं, मटर है, फ्रास्पीन है, टमाटर है, इन सब में सफ़ेद सड़न का प्रकोप होता है। साथ ही दलहन फसलों में, चने में भी सफ़ेद सड़न का प्रकोप आता है, और
ये हमारा जो सरसों का है, सरसों में भी सफ़ेद सड़न के कारण नुकसान होता है। लेकिन इसको जो फफूंदी जो इस रोग को करती है, वो फफूंदी हमारी अनाज फसलों पे कोई असर नहीं करती। तो इसलिए अगर जिस क्षेत्र में हम जैविक खेती कर रहे हैं वहाँ इस रोग की समस्या है, तो वहाँ पर हमें अपनी जो भी हमारा फसल चक्र है उसमें हमें गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, इस तरह की फसलों को ज़रूर रखना चाहिए, ताकि समय के साथ साथ हम इस रोग कारक की जो भी संख्या है, मात्रा है, उसको उस क्षेत्र में कम कर पाएँ। जी, इसी तरीके से मैं अब कीट के बारे में जानना चाहूँगी अर्चना जी। अगर हम भारतीय जो खेती के मानक हैं उसके अनुसार बात करें तो जैविक और प्राकृतिक खेती में कीट नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं? जैसा कि किसान भाई हम लोग जानते हैं कि जो जैविक या प्राकृतिक खेती हम लोग करते हैं उसमें हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं उसको हम उपयोग करते हुए कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से कीटों का नियंत्रण करते हैं। तो जैसे हम कीटों के आगमन को रोकने के लिए हम अगैती या पछैती क्रॉप लगा सकते हैं। स्वस्थ बीजों का, जैसे मैडम दीक्षा ने भी बोला कि इससे रोग का भी नियंत्रण होता है। तो स्वस्थ बीजों का प्रयोग करने से बहुत से विषाणु जनित जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उससे नियंत्रण पाया जा सकता है। और जैसा कि धान हमारा प्रमुख फसल है तो उसमें हम देखते हैं कि सुंडियों का बहुत प्रकोप होता है। लेकिन हम जब रोपाई करते हैं और रोपाई करने से पहले अगर हम 1 से 2.5 सेंटीमीटर उसके शीर्ष को काट दें फिर रोपाई करें तो जो उसमें लगने वाला प्रमुख कीट है जो कि 40 से 50% नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम सुंडी कहते हैं, येलो कलर की सुंडी होती है, उससे निजात पाया जा सकता है। उसी प्रकार जैसे कि लाइट ट्रैप होते हैं जो कि कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा कि कैसे लाइट के आसपास कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास लाइट ट्रैप होते हैं, उसको हम संध्याकालीन में अगर फील्ड में लगा दें तो उससे भी बहुत सारे जो शत्रु कीट होते हैं वो आकर नष्ट हो जाते हैं। और रही बात हमारी अर्क, जो प्लांट अर्क होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमारे जीवाणु और विषाणु से बने भी जो केमिकल्स होते हैं, सॉरी कोई बोल। हाँ, जीवाणु और विषाणु जैसे HANPVS, जैसे कि सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए SANPV, NPV वगैरह यूज़ किया जाता है, जिससे भी हमारी सुंडियों से बचाव होता है। इसी प्रकार से हमारे मित्र कीट भी पाए जाते हैं फसलों में, जो कि अगर हम रसायन का प्रयोग करते हैं परंपरागत खेती में तो हमारे मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। तो हम प्राकृतिक खेती में जब हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो मित्र कीट का बचाव होता है और ये हमारे मित्र कीट ही हमारे शत्रु कीट को कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल, तो पूरा वो इकोसिस्टम अपना खुद का बना हुआ प्रकृति का। जी। और इसमें जब रसायन आ जाते हैं तब वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। जैसे कि अभी हमें अर्चना जी बता रही है कि मित्र कीट का रहना भी ज़रूरी है और शत्रु कीट जो है वो अपने आप ही नियंत्रित हो जाते हैं जब आप प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। दिनेश जी, अब जैसे कि हम रोग और कीट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्योंकि जब हम लंबे समय तक प्राकृतिक और जैविक खेती करते हैं तो क्या ये जो रोग हैं या फिर ये कीट हैं, क्या इनमें भी किसी तरह का बदलाव आना शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल। जब हम लगातार जैविक खेती करते हैं, मेरा अपना भी अनुभव है कि धीरे धीरे शुरू में तो बहुत दिक्कत आती है, बीमारी कीड़ों की स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लगातार जैविक खेती करते जाते हैं तो इस तरह की समस्याएं हमारी कम होती जाती हैं। जैसे कि चर्चा में आ भी चुका है कि भाई जो पौधे होते हैं हमारे, उनका जो डिफेंस सिस्टम होता है, यानी रोगों से और कीटों से लड़ने की जो उनकी क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है समय के साथ साथ। ये वृद्धि इसलिए होती है कि मिट्टी के अंदर हम जैव पदार्थों का प्रयोग करते हैं, यानी जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं और जो दूसरे जीव हैं उनकी संख्या और मात्रा में वृद्धि होती है। और ये जीव हमारे बहुत तरह के एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, मिट्टी में रिलीज करते हैं, और जिनको मॉलिकुलर फॉर्म में, आणविक फॉर्म में पौधा ले लेता है और पौधे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी पाया गया है जो ड्राई मैटर का परसेंटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो पैदा उत्पाद है उनमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पौधा हमारा मजबूत रहता है और समय के साथ साथ उसमें रोग और कीटों का कम प्रभाव आता है।
तो देखा आपने कि प्राकृतिक या फिर कहे रसायन मुक्त खेती के कितने लाभ हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सरकार प्राकृतिक या फिर रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें विचार विमर्श। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक एवं जैविक खेती से कैसे करें प्रबंधन, कैसे फसल प्रबंधन हो और इसके हमारे किसान किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं, क्यों प्राकृतिक और जैविक खेती आज के समय की मांग है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दिनेश मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा दखल कर रही है कि किसान जो है जैविक खेती प्राकृतिक खेती को अपनाएं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है। इस बजट में भी हमने इसकी झलक देखी है। तो मोटे तौर पर किस किस तरह की योजनाएं खासतौर पर प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर हैं? देखिए, भारत सरकार शुरू से ही और खास करके वर्ष 2001-2 से लेकर और अभी तक भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जैविक खेती का अच्छे से प्रचार हो, विस्तार हो। इसी तरीके से हाल के कुछ वर्षों में सरकार प्राकृतिक खेती पर भी जोर दे रही है। इसके लिए हर तरह का बजट मुहैया कराया जा रहा है, नए नए संस्थान खोले जा रहे हैं, नई नई डिग्रियां भी दी जा रही हैं इस क्षेत्र में। तो चारों तरफ जैविक खेती के प्रचार प्रसार में भारत सरकार सहयोग दे रही है। मिसाल के तौर पे हमारी जो परंपरागत कृषि विकास योजना काफ़ी समय पहले शुरू हुई थी, इसमें बड़ा अच्छा खासा बजट रखा जाता है जैविक खेती के प्रमोशन के लिए। और इसमें जैसे जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, ग्रुप बना के आते हैं, क्लस्टर अप्रोच होती है, उसमें भारत सरकार छूट देती है 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। यानी छूट या मतलब धनराशि दी जाती है किसानों को जो लोग जैविक खेती करते हैं। तो ये बड़ी बात है। इसी तरीके से जब से ये योजना भारत सरकार लाई है तब से जैविक खेती के अंतर्गत जो कल्टीवेटेड लैंड है, कर्षित क्षेत्र है, उसमें धीरे धीरे एरिया भी उसका बढ़ रहा है। इसी प्रकार जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है भारत सरकार की, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जैविक खेती के प्रचार प्रसार में मदद कर रही है, क्योंकि इसके आधार पर किसान भाई पोषक तत्व डाल सकते हैं, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इसी तरीके से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, NHM है, वो भी जैविक खेती में मददगार साबित हो रहा है। पूर्वी राज्यों के लिए अलग से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जैविक खेती के ऊपर। भारत सरकार अपने बजट में हर साल जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छी खासी मात्रा धन की रखती है और जो किसानों तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्षेत्र बढ़ता है। और भी बहुत सारी स्कीम्स, और जैसे हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में है, इसके कई सारे रीजनल स्टेशन है पूरे देश में। तो ये लोग प्रमाणीकरण में मदद करते हैं किसानों की। और जो PGS होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, एक तरह का ये प्रमाणीकरण होता है और ये निःशुल्क भारत सरकार करवा रही है। और इसी तरीके से भारत सरकार का जो एपीडा डिपार्टमेंट है, जो आपके वाणिज्य मंत्रालय में आता है, वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करता है, प्रमाणीकरण करता है। यानी भारत सरकार ने स्टैंडर्ड भी बनाए हैं जैविक खेती के, उसका प्रमाणीकरण भी करवा रही है। और अब तो FSSAI भी बीच में आ गया है, जिसमें जैविक भारत का लोगो दिया जाता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। बहुत सारी चीज़ें सीरीज में, मार्केटिंग में सरकार हेल्प कर रही है। भारत सरकार ने जैविक खेती का एक पोर्टल खोला हुआ है, जहाँ पे किसान भाई जैविक उत्पादों को अपने बेच सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है। अब किसान भाइयों को भी अब ये सब सीखने होंगे, कैसे अपने उत्पाद को कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए बेचना। बिल्कुल। तो
तो देखिए जैविक उत्पाद के लिए बाजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी मांग भी काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि आज के समय में उपभोक्ता भी बहुत जागरूक हैं और वो भी चाहता है कि वो शुद्ध भोजन ही खाए, शुद्ध भोजन ही अपनाए, और इसके लिए वो प्राकृतिक या फिर कहें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ढूंढता है और उनके लिए वो अच्छे दाम भी देने के लिए तैयार। तो कई बार किसानों के मन में ये भी आशंका रहती है कि हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फसल ही कम हो जाएगी, फसल कम होगी तो उससे और घाटा हो जाएगा। तो दिनेश जी, इसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, शुरुआत में पैदावार जैविक खेती में कम आती है और कन्वर्जन पीरियड में खास करके जो 3 साल का होता है पैदावार कम आती है। इसके बाद ये घटी हुई पैदावार 3-4 साल तक बनी रहती है आपकी। लेकिन ऐसा पाया गया है अध्ययनों में कि 6-7 साल बाद आपकी उपज ये परंपरागत जो आपकी खेती है उसके बराबर आ जाती है और फिर ये कुछ केसेस में ऐसा भी देखने में आया कि बढ़ जाती है। जो उत्तरी भारत है इसमें जाड़ों की जो फसलें होती है उनमें पैदावार निश्चित तौर पे जैविक खेती में कम आती है, लेकिन जो गर्मी की और बरसाती फसल है 6-7 साल बाद इसमें 10 से 15% पैदावार जैविक खेती में ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम जैविक खेती में पैदावार की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर दीक्षा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, जो हम जैव नियंत्रण की बात करते हैं यानी बायो कंट्रोल, ये दरअसल क्या है और इसकी भूमिका क्या रहती है इसमें? देखिए, अगर मैं बहुत सरल भाषा में बताऊँ कि जैव नियंत्रण क्या है, तो इसमें जैव नियंत्रण में हम लाभकारी जीवों की मदद से जो भी हमारे चाहे शत्रु कीट हैं या रोग कारक हैं हमारे, उनका हम नियंत्रण करते हैं। रोग प्रबंधन में जैव नियंत्रकों का प्रयोग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लाभकारी फफूंदियाँ हैं या जीवाणु हैं, उनकी मदद से हम जो रोग कारक हमारे सूक्ष्मजीवी हैं उनको हम नियंत्रण कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली और ज़्यादा कुछ नहीं है, हम जीव की मदद से, लाभकारी जीवों की मदद से हम अपने शत्रु जीवों का नियंत्रण कर रहे हैं जैविक नियंत्रण में। और जैविक नियंत्रण को हम जैविक खेती में बहुत ही आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोग प्रबंधन की मैं बात करूं तो हम बहुत ही आसानी से बीज उपचार कर सकते हैं। जो भी हमारे जैव नियंत्रक हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, बैसिलस है, इनको हम बीज जनित रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए हम इन्हें बीज उपचार की तरह इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हम जैव नियंत्रकों को मृदा उपचार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम इन्हें किसी भी जैविक खाद के साथ मिलाकर हम खेत में डाल सकते हैं, जिससे हमारे मृदा जनित रोगों में कमी आती है। इसके अलावा जिन भी फसलों में पौध लगती है उनमें भी रोपाई के समय पे हम उनकी जड़ों को जैव नियंत्रकों से उपचारित करके उसके बाद उनकी रोपाई करेंगे, तो वो भी कई रोगों से हमें कमी कराते हैं जैव नियंत्रकों का प्रयोग। और साथ ही साथ इनको हम छिड़काव के तरीके से भी इनका प्रयोग कर सकते हैं जी। और जहाँ तक इनका लाभ कई प्रकार का है, एक तो सीधा सीधा है, जब हम जैव नियंत्रकों का प्रयोग करते हैं तो ये जो है हमारा रोग नियंत्रण में मदद करते हैं। इसके अलावा जो जैव नियंत्रक हैं ये कई प्रकार के ऐसे हार्मोन हैं, रसायन हैं, वो भी ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से जो हमारे यहाँ जो भी पौधा है या फसल है उसकी बढ़त में वृद्धि होती है। और साथ ही जो भी मृदा में पोषक तत्व हैं उनको भी ये हमारे फसल के लिए आसानी से उपलब्ध कराते हैं। इस कारण से क्या होता है, हमारे पौधों की बढ़त अच्छी होती है और उनकी अपनी प्रतिरोधी क्षमता भी बेहतर हो जाती है, तो रोग कम आता है या कम स्तर पे आता है, जिसका जिक्र अभी दिनेश जी ने भी किया। और साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया था कि कैसे लगातार मिट्टी जहरीली हो रही है, ऐसी मिट्टी बनती जा रही है जिसमें आप फसल नहीं ले सकते हैं, यानी बंजर हो रही है भूमि। तो अगर आप जैविक खेती या प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो उस समस्या को भी हम धीरे धीरे दूर करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ दीक्षा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हम जैव रोग नियंत्रण और प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ क्या सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है? जैसा कि हम रसायनों में कहते हैं कि उचित इस्तेमाल करें, बैलेंस इस्तेमाल करें और सही समय पर इस्तेमाल करें, तो क्या जो हम प्राकृतिक खेती में इस तरह के नियंत्रण की बात करते हैं उसमें भी कुछ सावधानियाँ रहती हैं? जी बिल्कुल, जब भी हम जैव नियंत्रकों का प्रयोग करते हैं तब भी हमें कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी होती हैं। हम यहाँ पर एक जीव के प्रयोग से शत्रु जीव का नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हम जैव नियंत्रक का प्रयोग करते हैं उसको जब जहाँ पर भी हम डालते हैं, चाहे हम बीज उपचार करें या मृदा उपचार करें, उसे स्थापित होने में कुछ समय लगता है। इसलिए जैव नियंत्रकों का प्रयोग हमेशा रोग आने से पहले किया जाए तो उसका परिणाम बेहतर मिलता है। यदि पहले ही बहुत ज़्यादा रोग का प्रकोप आ चुका है खेत में, उसके बाद अगर हम जैव नियंत्रक डालते हैं तो शायद वो उतना अच्छा परिणाम हमें ना दें।
इसके अलावा यदि हम इसका प्रयोग बीज उपचार की तरह कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज उपचारित करते ही हम सूखी मिट्टी में ना डाल दें। कोशिश ये रहनी चाहिए कि बीज उपचार करने के बाद उसे रात भर या कुछ घंटों के लिए छाया में रखें, उसके बाद ही उसको हम उसकी बुआई करें, क्योंकि इससे ये रहता है कि हमारे जो जैव नियंत्रक हैं उसे बीज की सतह पर स्थापित होने का समय मिल जाता है। साथ ही अगर हम मृदा उपचार कर रहे हैं तो हमेशा हमें अपने जैव नियंत्रक को किसी न किसी जैविक खाद के साथ ही मिलाकर डालना चाहिए खेत में। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बिल्कुल सूखी मिट्टी में ना डालें, मिट्टी में हल्की नमी हो। और इससे क्या होता है कि जो भी हमारा जैव नियंत्रक है वो बहुत अच्छे से हमारे खाद पर फैल जाता है, तो उसकी जो संख्या है वो और बढ़ जाती है और उससे उसका असर भी बढ़ता है। जी जी। ऐसे ही छिड़काव के लिए बहुत ध्यान रखना है कि धूप में कभी इसका छिड़काव ना किया जाए, क्योंकि इसके जो जीवाणु होते हैं वो धूप में मर जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतर है कि शाम के समय, सांझ के समय, उस समय इसका छिड़काव हो तो इसका जो असर है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, ज़्यादा अच्छा हमें रोग प्रबंधन मिलेगा। और इसके अलावा जब भी हम जो भी जैव नियंत्रक लें तो ये ध्यान रहे कि उसको हम सही मात्रा में उसका प्रयोग करें, सही डोज लें उसकी, और उसको सही स्रोत से लें। तो ये सब अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो हमारा जो रोग प्रबंधन है जैव नियंत्रकों के द्वारा ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। जी जी बिल्कुल। तो जैव प्रबंधन जो है ज़्यादा अच्छा परिणाम दिखाएगा और जो समस्या है वो सही समय पर कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर कहें कि आपकी फसलों को उतना नुकसान नहीं होगा। अब अर्चना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो दरअसल ये क्या होती है, और जो पारंपरिक तौर पर जो हम खेती की बात करें तो क्या ये धीरे धीरे जैव विविधता और मजबूत होती है और सुदृढ़ होती है? जी, जैव विविधता जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम फसल उगाते हैं तो वो जो फसल का इकोसिस्टम होता है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव अपने आप ही होते हैं। कुछ मित्र कीट होते हैं, कुछ शत्रु कीट होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं वो अपने आप में ही जो एक हाँ बोलिए। यस मैम। जो जीवों की विविधता होती है वो बहुत ही लाभकारी होती है प्राकृतिक खेती में और आपकी ऑर्गेनिक खेती में। जैसे कि किसान भाई ने बहुत ही देखा होगा, एक आम तौर पे दिखाई देता है, आप जब फसल अपना देखते हैं कि जब चेपा का फसल होता है तो उस समय लाल रंग के कीड़े भी दिखाई देते होंगे जिसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। हाँ, रेड बीटल, जिसको लेडी बर्ड बीटल भी कहा जाता है। तो ये जो कीड़ा है ये हमारे लिए लाभकारी होता है, और इसकी जो शिशु अवस्था है जो कि रेंगता है बहुत तेजी से, ये भी बहुत लाभकारी होता है। लेकिन कई लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है और इसके ऊपर रसायन का छिड़काव कर देते हैं तो मर जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो लाल रंग का कीड़ा है इसका शिशु अवस्था और प्रौढ़ अवस्था एक दिन में 50 से 60 चेपा खा जाते हैं, जो कि शत्रु कीट हैं उसको खा जाते हैं। तो अगर हम इस जैव विविधता को बनाए रखें, हम डिफरेंट तरह के मित्र कीट को हम प्रमोट करें, हम उनके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, तो इससे हम अपने फसल को आसानी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक दुष्प्रभाव है रसायनों का कि जब आप शत्रु को मारने की कोशिश करते हैं या फिर जो ऐसे कीट हैं जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असर होता है उन पर भी, उन कीटों पर भी जो कि आपकी खेती के लिए या फिर हमारे पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, और वो भी इन रसायनों से मारे जाते हैं। इसीलिए पूरा जो चक्र है या फिर जो पूरा इकोसिस्टम है वही बिगड़ जाता है। दिनेश जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि अभी हमने रोग पर बात की, कीट पर बात की, लेकिन अब खरपतवार भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर बात करना ज़रूरी है। खरपतवार क्या इन फसलों में भी उसी तरीके से ही आता है या फिर उनका नेचर भी कुछ अलग हो जाता है? खरपतवार वैसे ही आते हैं जैसे परंपरागत खेती में आते हैं और उसी तरह से नुकसान भी करते हैं। खास करके नुकसान की बात करें तो किसान भाई जानते हैं कि खरपतवारों के पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से पानी लेते हैं, पोषण लेते हैं, सूर्य का प्रकाश भी लेते हैं। जी जी। साथ ही साथ जो जगह या स्थान फसल की वृद्धि के लिए चाहिए वो स्थान भी लेते हैं। तो हर तरह से जो खरपतवार है प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो हमारी फसल है उसकी बढ़वार को रोक देते हैं और उसकी गुणवत्ता को भी रोक देते हैं। तो इस तरह से खरपतवारों को नष्ट करना या नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैविक खेती में इनका नियंत्रण करने के लिए आप जो खरपतवार नाशी दवाएं हैं, रसायन हैं, उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब यही एक अंतर है। बाकी जो विधियां हम
परंपरागत खेती में लगाते हैं खरपतवार नियंत्रण की, वो सारी की सारी विधियां इसके अलावा, रसायन के अलावा इसमें भी प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सस्य क्रियाएं हैं, कृषि विधियां हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सही समय पे सही मात्रा में पानी लगाना, सही बीज का प्रयोग, फसल की किस्म, या सही मात्रा में आपका खादों का प्रयोग, जो हमारी मैन्योर्स हैं उनका प्रयोग किया जाए, अच्छी गुणवत्ता की मैन्योर्स का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार इसमें भी कुछ निरोधी उपाय होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो हम ले सकते हैं। जैसे गली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें, कई बार बीज खरपतवारों के आ जाते हैं इसमें। दूसरी तरफ जो जानवर हैं एक खेत से दूसरे खेत में खरपतवार के बीजों को ले जाते हैं, मशीन से चले जाते हैं, मशीन को अच्छी तरह से धोने के बाद आप जैविक खेती के खेतों में ले जाए, तो ये सब सावधानी। इसके अलावा यांत्रिक विधियां हैं जिसमें आप हाथ से उखाड़ सकते हैं, खुरपी, फावड़ा, कस्सी या होइंग मशीन आती है आजकल, वीडर आता है, उनके द्वारा खरपतवारों को आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सोयल सोलराइजेशन, मृदा का सोरीकरण। इससे न सिर्फ केवल खरपतवारों का नियंत्रण होगा, बल्कि जैविक खेती में जो हमारे कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, इंसेक्ट पेस्ट, डिजीज़ यानी कीड़े मकोड़े बीमारियां, इनका भी कुछ हद तक नियंत्रण हो जाता है, खास करके जो मिट्टी से संबंधित होते हैं। जी, और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जैविक और प्राकृतिक खेती में पानी की भी अच्छी बचत करते हैं, उतनी जल की यहाँ पर वेस्टेज या बर्बादी नहीं होती है जो एक तरह की रासायनिक खेती में होती है। तो इसके बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये जैविक खेती का एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये भी है कि लगातार जब हम जैविक खेती करते जाते हैं तो इसमें जैव पदार्थ की या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है। मिट्टी की जलधारण से एक अध्ययन हमने देखा है, उसके हिसाब से अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को डबल कर दें, मिट्टी में दुगना कर दें, तो मिट्टी की जलधारण क्षमता भी दुगनी हो जाती है। तो ये एक तरह से फिर आपको कम पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की जलधारण क्षमता ज़्यादा है, लंबे समय तक ये पानी को धारण करके रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। दीक्षा जी, अब जैसा कि अभी दिनेश जी बताए थे कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी की, तो क्या इसका प्रभाव रोगों से लड़ने की क्षमता पर भी पड़ता है, या फिर ऐसी भी स्थिति आ जाती है, वो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि किसान को अपने स्तर पर कोई प्रयास ना करना पड़े कि अगर रोग हुआ है तो उसके नियंत्रण के लिए उसे कुछ करना पड़ रहा है, ये एक प्राकृतिक तौर पर ही पूरी स्थितियाँ बन जाती हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि जब हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह बढ़ जाता है। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी मृदा के स्वास्थ्य पर और जैव विविधता पर, और इसका असर पड़ता है हमारे रोग प्रबंधन पर। जी। तो जैसे जैसे हम जैविक खेती हमारी पुरानी होती जाती है, जितने ज़्यादा साल तक हम जैविक खेती करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पे उसका जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसका अर्थ है कि बहुत ज़्यादा लाभकारी जो भी हमारे सूक्ष्म जीवी हैं वो मृदा में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जो हैं, जो भी हमारे रोग कारक हैं या उनके बीजाणु हैं जो भी मृदा में रहते हैं या जो भी फसल के अवशेषों पे रहते हैं, ये उनको या तो नष्ट कर देते हैं या उनकी बढ़त को रोक देते हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है कि जो हमारे रोग का प्रकोप है वो कम होने लगता है, काफ़ी कम हो जाता है समय के साथ। खास तौर से मृदा जनित रोग हैं, इनका प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा मृदा का स्वास्थ्य अच्छे होने से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पौधे की बढ़त अच्छी होती है, पौधे की अपनी प्रतिरोधी क्षमता भी अच्छी हो जाती है। तो ये सब कारणों से क्या होता है कि जैसे जैसे जैव विविधता बढ़ती है तो हमारा समय के साथ जैविक खेती में रोगों का स्तर कम होने लगता है। जी जी बिल्कुल। और अब इसी तरीके अर्चना जी, आपसे भी यही सवाल है कि क्या कीटों पर भी इसी तरह का ही प्रभाव पड़ता है कि जो एक प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मित्र कीट हैं, अगर शत्रु कीट है तो मित्र कीट अपने आप ही उन्हें ख़त्म कर देंगे, तो क्या ऐसी स्थिति कीटों के मामले में भी हो जाती है प्राकृतिक खेती में लंबे समय में? जी, जैसा कि हम लोगों ने इस बात पर विस्तृत में विस्तार किया है कि हम प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती करने लगते हैं तो जो धीरे धीरे हमारे जो फसल है वो मजबूत होने लगती है, हमारी मृदा की स्वास्थ्य अच्छी होने लगती है। तो इससे जो हमारे कीट हैं, जो शत्रु कीट हैं, उसकी प्रतिरोध, उसके ऊपर प्रतिकूल
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि उसकी भी डिफरेंट लाइफ स्टेज होती है। जैसे हमारी डिफरेंट लाइफ स्टेज होती है, वैसे ही कीट के भी डिफरेंट लाइफ स्टेज होती है, जिसमें एग हो गया, उसकी सुंडी अवस्था हो गई, उसकी वयस्क अवस्था हो गई। तो ये एक लाइफ साइकिल होती है। तो जब हम इसको रोक दें, किसी अवस्था में जब इसके जीवन चक्र को हम रोक दें बिना किसी रसायन के प्रयोग करते हुए, तो इससे फसल में सुरक्षा मिलती है। जैसा कि हम पीले कलर की एक सुंडी होती है जो कि राइस में आती है, उसके बाद अगर हम वीट लगा दें, गेहूं लगा दें, तो गेहूं में आ जाती है। लेकिन अगर हम इसे बदल दें, राइस के बाद अगर हम कोई दलहनी फसल ले लें या सरसों ले लें, तो उस जो पीले कलर की सुंडी है उसके जीवन चक्र में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से भी हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं बिना किसी रसायन के प्रयोग किए हुए। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब बातों को, इन सब बारीकियों को किसानों को समझना होगा। इसीलिए आप दूरदर्शन किसान देखते रहें, क्योंकि तमाम जानकारी आप तक हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती रहेंगी। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा ट्रेनिंग ले लें, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में, तो और भी बेहतर परिणाम आपको मिल पाएंगे। और सरकार की तरफ से इसको लेकर भी व्यवस्था है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी विचार विमर्श में चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से कैसे करें फसल प्रबंधन। और इस पर हमारे साथ मेहमान हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर दिनेश। डॉक्टर दिनेश, जैसा कि ब्रेक से पहले एक बार आपने जिक्र किया था कि सोलराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें ना आपको कोई रसायन इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ धूप से ही आप अपनी मिट्टी में जो समस्याएं हैं या फिर जो कीड़ों के अंडे हैं वो सब नष्ट किए जा सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से बताएं, और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में इसकी क्या भूमिका है? जी, जैविक खेती में हम जो मृदा सौरीकरण है या सोयल सोलराइजेशन है, इसको कर सकते हैं। और इससे एक तीर से कई निशाने हमारे लग जाते हैं। जैसे खरपतवारों के बीज भी नष्ट हो जाते हैं, उगते हुए खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारे बीजाणु या कीटाणु या हमारे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ की कुछ अंडे वगैरह या प्यूपा या दूसरी चीज़ें मिट्टी के अंदर होती हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो जैविक खेती में इसका विशेष महत्व है। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे उत्तरी भारत में गर्मी के महीने जो होते हैं अप्रैल मई जून, इस समय पे प्राय कुछ खेत हमारे खाली पड़े रहते हैं, तो उसमें आप एक पॉलीथीन ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पॉलीथीन लें, और लगभग 200 गेज की पॉलीथीन ले आप, और खेत में पहले पानी लगा दें। हल्की नमी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर पूरे खेत को पॉलीथीन से एयर टाइट करके ढक दें। इस तरह से ढकें कि उसमें हवा का आदान प्रदान ना होने पाए, बिल्कुल एयर टाइट हो। फिर आप उसको छोड़ दें तो करीब 1-1.5 महीने में उसमें वो अपना काम कर चुकी होगी जो उसने करना है, यानी बीजों को मारेगी आपके, यानी उसके अंदर जो हीट है, जो गर्मी है, वो अंदर ट्रैप हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। गर्मी मतलब मिट्टी का जो तापमान है वो भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये करीब 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापक्रम हो जाता है। तो 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ज़्यादातर जो नुकसानदायक चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और इसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। खास करके जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, अगर जैविक खेती से आप कर रहे हैं, मसाले हैं या नर्सरी है, उसमें आप सोयल सोलराइजेशन का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जी ठीक है। अब डॉक्टर दीक्षा, आपसे मैं समझना चाहूँगी, ट्राइकोडर्मा की बात कर लेते हैं। इससे किस तरीके से नियंत्रण हो सकता है रोगों का, और कैसे इसे हम प्राकृतिक जैविक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ट्राइकोडर्मा जो है ये काफ़ी लाभकारी फफूंदी है, जिसका प्रयोग हम जैव नियंत्रक के रूप में करते हैं। और इसको हम बहुत आसानी से जैविक खेती में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम इसे बीजोपचार है, छिड़काव है, मृदा उपचार और पौध उपचार, चारों तरीके से इसका प्रयोग बहुत आसानी से जैविक खेती में करा जा सकता है। और कई अलग अलग फसलों में विभिन्न प्रकार के रोगों के नियंत्रण के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम सब्जी फसलों की बात करें तो सब्जी फसलों में अक्सर ये आद्र गलन है, बीज सड़न है, जड़ सड़न है, सफ़ेद सड़न है, उकटा है, इन रोगों का प्रकोप रहता है।
इनके नियंत्रण के लिए हम जो ट्राइकोडर्मा है इसको हम बीजोपचार और मृदापचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पौधशाला में जब नर्सरी से जब हम पौध को खेत में लगाते हैं उस समय पे जड़ को भी उपचारित कर सकते हैं, इससे इन रोगों में कमी आएगी। इसके अलावा जो हमारी दलहन फसलें हैं उनमें चना है, अरहर है, इन सब में हमारा उकटा रोग काफ़ी आता है। इनके नियंत्रण के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा का बीजोपचार और मृदा उपचार करें तो हमें अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और तिलहन फसलों में भी इसी प्रकार से जो भी हमारी जड़ सड़न का प्रकोप आता है और उसके अलावा सफ़ेद सड़न का प्रकोप आता है, इन सभी रोगों के नियंत्रण के लिए हम बहुत आसानी से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप समझ चुके हैं कि ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। और अंत में अर्चना जी आपसे मेरा ये सवाल, देखिए हम ये देखते हैं कि रसायनों का जब इस्तेमाल करते हैं तो बढ़वार बहुत अच्छी होती है, बहुत लगता है कि बहुत अच्छी फसल हो रही है, और उसी के साथ ही कीटों का भी हमला हो जाता है क्योंकि वो भी आकर्षित होते हैं। जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो क्या इसमें भी हमें कुछ नियंत्रण देखने को मिलता है, क्योंकि उस तरह की शायद इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ भी नहीं होती फसलों की? जी, जैसा कि हम बहुत सारे जो रसायन यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब यूज़ करते हैं परंपरागत खेती में, तो पौधे की वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है तो उसमें शर्करा की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे हमारे जो रस चूसने वाले कीट होते हैं जैसे चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, तो इनका आक्रमण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसमें पौधे की वृद्धि जो होती है वो सामान्यतः होती है, और जो हमारे कीट हैं, जो रस चूसने वाले कीट हैं, उनकी भी मात्रा में कमी आती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत सारे उर्वरक जो हैं वो ज़मीन से ही हमें प्राप्त होते हैं, हमें उसे डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम प्राकृतिक खेती कंटिन्यूसली करने लग जाते हैं तो हमारे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, तो उससे हमारे जो पोटेशियम की मात्रा है या फास्फोरस की मात्रा है वो आसानी से पौधे में पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है, ये पौधों को कीट के प्रति कीट प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही स्वयं ही ये ग्रहण कर लेता है पौधा। जी। अंत में दिनेश जी आपसे एक और मेरा सवाल, जब हम बात करते हैं जैविक खेती की और प्राकृतिक खेती की तो हम तमाम बातें बताते हैं कि इससे मिट्टी अच्छी होगी, पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन क्या इसमें समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आप लंबे समय तक प्राकृतिक खेती करते रहते हैं तो जो उत्पाद है, जो हमारी फसल है, उसमें भी गुणवत्ता बढ़ती है? जी बिल्कुल, वैसे भी जो कन्वर्जन पीरियड होता है, रूपांतरण काल होता है, इसके 3 साल बाद आपकी जैविक उत्पाद शुरू हो जाता है। और हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी तमाम अध्ययन हुए, वैज्ञानिक अध्ययन, जिसके आधार पे ये पाया गया है कि पहली बात कि जो जैविक उत्पाद होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, क्योंकि इनमें पेस्टिसाइड के जो हमारे जहरीले पदार्थ होते हैं उनके अवशेष नगण्य होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ये हमारे सेफ होते हैं, बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। दूसरे, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, जो आपके मिनरल्स हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो फलों में, पौधों में, सब्जियों में, बीजों में पाए जाते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जो जैविक उत्पाद हैं उसमें 50% अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं अगर हम तुलना करें परंपरागत उत्पादों से। इसी तरीके से जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो भी जैविक उत्पादों में ज़्यादा पाई गई है। और टेस्ट की बात अगर हम करें, इस पे भी बहुत सारे अध्ययन हुए हैं जिनका परिणाम ये बताता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं, और इसीलिए कंज्यूमर तैयार भी होता है ज़्यादा पैसा देने के लिए, क्योंकि जैविक उत्पाद महंगे भी होते हैं। बिल्कुल, जैविक उत्पाद महंगे होते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता है वो उसके भी पैसे चुकाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, दिनेश जी आपका भी, दीक्षा जी आपका भी, और हमारे साथ तमाम जो मेहमान मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती हमारे न सिर्फ मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी लाभकारी है। और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी ही, इसका स्वाद जो है, जो आप प्राकृतिक खेती से बने हुए उत्पाद या फिर जो फसलें पैदा होती जैविक खेती, इनका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होता है, जैसा कि दिनेश जी ने कहा। तो अर्चना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आई और इतनी विस्तार से चर्चा में आपने हिस्सा लिया।
और दर्शकों से मैं ये कहेंगे कि आप हमें अपना फीडबैक, अपनी राय ज़रूर भेजें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, vichar-08@gmail.com। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये तो हम जानना चाहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष हम विषय को कार्यक्रम में शामिल करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उसके बारे में भी आप हमें लिखें, हम ज़रूर उस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो हमने प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में विस्तार से चर्चा की, इससे ज़रूर आपको लाभ होगा। विचार विमर्श के एक नए अंक में नए विषय के साथ दूरदर्शन किसान पर फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।